एकेडमी बैरन के यूट्यूब चैनल पर चाय पर चर्चा इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ लक्ष्य एकेडमी बैरन के डायरेक्टर सर आदरणीय विजय सर हमारे साथ हैं, जिनसे हम कुछ खास बातचीत करेंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी यह वीडियो एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से है। तो सर, आप सबसे पहले हमारे साथियों को ये बताएं कि एमपीपीएससी की जो परीक्षा होती है उसका प्रारूप क्या होता है। सबसे पहले हमारे प्रिय दर्शक या अभ्यर्थी, हम आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आप सभी ने राज्य सेवा परीक्षा मध्य प्रदेश का फॉर्म भरा होगा और उसकी तैयारी बहुत ज़ोरों से कर रहे होंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप ज़रूर सफल होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैडम ने पूछ रही हैं कि इस परीक्षा का प्रारूप कैसा है, कैसा होता है। दोस्तों, ये प्रश्न तो बहुत साधारण सा प्रश्न है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पता ही होगा, फिर भी हम छोटे शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये परीक्षा मुख्यतः 3 चरणों में होती है। प्रथम चरण, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जीएस और सीसेट। यह दोनों प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं। यह परीक्षा मात्र क्वालिफाई नेचर का होता है। इसका मार्क्स हमें हमारे चयन में कभी भी नहीं जोड़ता। ये मान के चलें कि परीक्षा में ढेर सारी भीड़ होती है, तो भीड़ कम करने का एक तरीका है। इसी परीक्षा को पास करने के बाद वही अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठते हैं जो इसे पास करते हैं। मुख्य परीक्षा हमारा सब्जेक्टिव होता है, अर्थात हम कहें जैसे हम अपने कॉलेज के दिनों में अपने स्नातक का पेपर दिए होंगे, उसी तरह से हमें एक कापी मिलती है, प्रश्न पत्र मिलता है, उससे हमें लिखना होता है। दोस्तों, इस परीक्षा की सारी लड़ाई इसी प्रश्न पत्र में होती है या इसी स्टेज में होती है जहां मुख्य परीक्षा देते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद हमारा साक्षात्कार आता है, जिसमें व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है कि क्या जिस अभ्यर्थी का हम चयन कर रहे हैं ये राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा को पास करेगा, तो क्या इस लायक है कि नहीं है, इसकी पर्सनालिटी, इसका व्यक्तित्व ठीक है कि नहीं है, घटनाओं को समझ सकेगा, उसे समाज की परिस्थिति के अनुकूल बना सकेगा, इसका परीक्षा होता है। और इस परीक्षा को पास करने के बाद मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार दोनों को जोड़ के हमारी चयन सूची बनाई जाती है, जिसमें जो सबसे ऊपर के विद्यार्थी होती हैं अपने अपने कैटेगरी में, उन्हें राज्य सरकार द्वारा चयनित कर लिया जाता है। हाँ मैडम, आगे बताइए। तो दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया हमें एमपीपीएससी परीक्षा का प्रारूप, और शायद ये सुन के आपको लगा होगा कि ये परीक्षा बहुत कठिन है, बहुत लंबा है, और हमें उम्मीद भी है, जैसा कि सर ने कहा, कि इसके बारे में आपको पता ही होगा यदि आपने फॉर्म भरा है तो फ्रेंड्स, इतना लंबा प्रारूप देख के, इतने लंबे सिलेबस को देख के हम परेशान होते हैं, हमारे मन में कई छोटे बड़े सवाल आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पे बातचीत करने वाले हैं, ताकि आपके मन में जो उलझन है वो खत्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपने फॉर्म भरा है, आपको पता होगा कि जारी निर्देशों के अनुसार 19 जून 2022 को एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, प्रारंभिक परीक्षा, जिसका प्रारूप अभी सर ने बताया था। तो फ्रेंड्स, आप सभी के मन में, हमारे मन में जो ये छोटे बड़े सवाल आते हैं, हम सर से पूछेंगे और सर हमारे इन सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना देर किए सर से आगे की बातचीत शुरू करते हैं। तो सर, हम सभी मित्रों के मन में, हमारे मन में जो सबसे पहला सवाल आता है कि हमने फॉर्म तो भर लिया, लेकिन अब फॉर्म भरने के बाद जब हम आगे की तैयारी करना शुरू करते हैं, तो हमारी सबसे पहली रणनीति क्या होनी चाहिए तैयारी करने के लिए, ये आप हमारे मित्रों को बताएं। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। अगर हम यूँ कहें कि राज्य सेवा परीक्षा के लिए नहीं, किसी भी परीक्षा के लिए ये बहुत ही
खूबसूरत प्रश्न है और इस प्रश्न को हमें गंभीरता से लेना चाहिए और इस पे हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। दोस्तों, इसका सबसे अच्छा उत्तर ये होगा कि आप परीक्षा को जब भी तैयारी करें या जब उसका फॉर्म भर लें तो सबसे पहले उसका पाठ्यक्रम निकालें। उस पाठ्यक्रम को अपने टेबल पे रखें जहां आप अध्ययन करते हैं और उस पाठ्यक्रम के अनुसार पे आप एक एक बिंदु को समझें और पहले आप पाठ्यक्रम को पूरा समझें। हम ये कहें कि एक दिन या 1.5 दिन या 2 दिन उस पर पूरी गंभीरता के साथ आज पाठ्यक्रम को समझें और अपने पाठ्यक्रम के आधार पर अपने मेटर का चयन करें कि इस पाठ्यक्रम के लिए कौन सी बुक उपयुक्त होगी, ऐसे हम कहाँ से हमारे पास सोर्स उपलब्ध है, इसे हम कहाँ से अध्ययन कर सकते हैं, तब जाके आगे रणनीति बनाएं, तब पढ़ने का तरीका शुरू करें। धन्यवाद सर। आगे अगर हमने जब सिलेबस देख लिया, जैसा कि पाठ्यक्रम को हमने समझा, तो हमें लगता है कि शायद हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो सर हम आपसे एक बहुत छोटा सा प्रश्न करना चाहेंगे हमारे ऐसे साथियों के लिए कि क्या हम फॉर्म भरने के बाद तैयारी ठीक से कर सकते हैं कि हम सफल हो सकें? बिल्कुल, अगर हमारी तैयारी अच्छी होगी हम निश्चित ही सफल होंगे। जैसा कि शायद मैंने पूछना चाह रही हैं कि इस पाठ्यक्रम को देख के थोड़ा लेंदी लगता है, बहुत लंबा लगता है कि ये राज्य सेवा की परीक्षा का 3 चरण होते हैं या प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम बहुत लंबा है, कैसे करें? दोस्तों, इसका हम ये कहेंगे अगर हमारी रणनीति अच्छी है तो हम निश्चित ही सफल होंगे। सर, रणनीति हम किस तरह से बनाएं? हाँ, ये भी प्रश्न बहुत खूबसूरत है। रणनीति कैसे बनाएं? तो इसकी रणनीति यही होगी कि हमें अपने पाठ्यक्रम के आधार पर समय को बांटें। जैसे कि 19 जून को परीक्षा है तो आज से कंक्लूजन करें कि कितने दिन हमारे पास आ रहे हैं और इस कंक्लूजन में हम ये देखें कि हम इस बीच में हमें कहाँ कहाँ व्यस्तता भी हैं। कुछ दिनों को आप माइनस करें और कुछ दिनों को माइनस करके एक कैलेंडर अपना बनाएं खुद का। इस कैलेंडर में इतने महीने में इतने दिन में हमें क्या क्या पढ़ना है और पाठ्यक्रम को देखते हुए अपने अंदर की मजबूती को देखते हुए कि किस पाठ्यक्रम में या किस विषय में हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और किस में कम। जिसमें हमें कम मेहनत कर सकता है उससे हम निश्चित रूप से कम समय देंगे और जिस विषय में हमें अधिक मेहनत कर सकता है उसमें हम अधिक समय देंगे। इस आधार पर जो आपके पास समय बचता है सब कुछ काटने के बाद उस समय में आप पाठ्यक्रम को बांटें कि इतने दिन में हमें ये पढ़ना है, तो आगे सफलता और सरल हो जाएगी। तो ये खास रणनीति थी दोस्तों हमारे लिए, ताकि हमारा आत्मविश्वास बना रहे। तो सर आगे हमारे जो दोस्त हैं, हमारे खुद के भी मन में कई बार ऐसे लगता है कि हमें इंदौर, भोपाल जैसे शहरों में जाना चाहिए ताकि हमारी तैयारी अच्छे से हो सके। तो क्या सर बैढ़न में रह के हम लोग अच्छी तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल, ये तो हम बैढ़न के रहने वाले या इस जिले के रहने वाले सभी अभ्यर्थी को ये संदेश देना चाहेंगे कि बिल्कुल संभव है। आप हमारे साथ जुड़ें, हम आपको पाठ्यक्रम के आधार पर एक एक बिंदु को पूरी गंभीरता के साथ उसका अध्ययन कराएंगे या अध्ययन करेंगे। जो कठिनाइयाँ होती है उसे निसंदेह दूर करने का प्रयास करेंगे और समय रहते इसे हम पूरा सफल बनाएंगे। इसमें हमने प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट सीरीज भी बना के रखा है और समय समय पे विशेष कक्षाएं भी देंगे और जो पॉइंट अलग से दिक्कत आ रही हैं, कुछ डिफिकल्टी हो रही हैं, कठिनाइयाँ हो रही हैं, उसके लिए हम अलग समय भी देंगे। तो ये आप भ्रम मन से निकाल दीजिए कि हमें बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ेगा। अब तो आपके शहर में भी या आपके घर में भी चीज़ें उपलब्ध हैं। हमारे साथ जुड़ें, निश्चित रूप से ये संभव है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी तैयारी को लेके थोड़े परेशान हैं तो आप लक्ष्य अकेडमी बैढ़न से ज़रूर कांटेक्ट करें। आपकी सभी परेशानियों का समाधान आपको मिल जाएगा। तो सर आगे हम जो प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे वो ये कि क्या हमें अपनी पढ़ाई के घंटों में बहुत ज़्यादा समय देना चाहिए? हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए? दोस्तों, ये जैसे कि मैडम पूछ रही हैं कि कितने घंटे, ये अक्सर विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न होता है कि हम कितने घंटे पढ़ें कि हमारी सफलता सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, हम इसे बताना चाहेंगे कि अगर आप राज्य सेवा परीक्षा दे रहे हैं तो घंटे काउंट करना छोड़ दीजिए।
घंटे काउंट करने का कोई तात्पर्य नहीं है। हमें दैनिक मजदूरी तो कर नहीं रहे हैं कि हमें इतने घंटे काम करने का छुट्टी मिल जाएगी। तो ये परीक्षा में छुट्टी नहीं मिलती, पहला बात है। दूसरी बात यह है कि अगर बात करें हम जीएस की, तो दोस्तों जीएस पढ़ा नहीं जाता, ये जिया जाता है। इसका तात्पर्य हुआ कि जहाँ भी रहे हम, जिस परिस्थिति में रहे हम, अगर घूम भी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो हमारे मन में जो हमने थोड़ी देर पहले अध्ययन किया है उसको रिवाइज करते रहें। अर्थात ये कहें कि हम 24 घंटा पढ़ रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। दूसरी बात ये हुई कि हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए। ये जो बात होती है अक्सर, तो हम बता रहे हैं घंटों का कोई तात्पर्य नहीं है। हमें जब टाइम मिले, जितना टाइम मिले, अपने टाइम का पूर्ण सदुपयोग करना है और घंटे के बंधन से आप बाहर निकलिए और बस इतना रखिए, हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। फ्रेंड्स, हमें पढ़ाई के लिए घंटों पर निर्भर नहीं होना है। सर ने हमें बताया कि हम सबसे सही जो तरीका है वो है हमारा समय प्रबंधन। तो सर, आगे हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सिलेबस जब हम लोग देखते हैं, जैसा कि अभी थोड़ा पहले भी बात हुआ, सिलेबस देखने के बाद शुरुआत तो हमने की, पर कई बार होता है कि जब हम दोबारा सिलेबस देखते हैं, उसके संदर्भ में बहुत सारी बुक्स ले लेते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है। तो ऐसा कोई गुरु मंत्र आप हमारे मित्रों को हमें दीजिए कि हमारा आत्मविश्वास लगातार बना रहे और हमारी सफलता सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, इसका सही उत्तर ही होगा आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास एक अंदरूनी शक्ति है, मन की शक्ति है या मन की बात है। यह हमें आत्मविश्वास मन से आएगा। और हमारा आत्मविश्वास गिरने की वजह ये नहीं होता कि हमारा पाठ्यक्रम बड़ा है। हमारे आत्मविश्वास गिरने की वजह होता है कि हमारी तैयारी कितनी है। अगर हम अपने मन में ये पाते हैं कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, तो स्वाभाविक है हमारा आत्मविश्वास गिरना। इसका उत्तर है कि हम जब मेरा आत्मविश्वास गिरे तो हम सिलेबस को साथ में लें, पाठ्यक्रम को, और उसके आधार पर कुछ बिंदुओं को देखें और उस बिंदुओं का खुद से सवाल करें और खुद को जवाब दें। अगर हमारे पास खुद का जवाब आ रहा है तो हमारा आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ेगा। अगर जवाब नहीं आ पा रहा है तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, हमें कैसे अध्ययन करें। तुरंत उठिए आप और उस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए, अपने बुक्स में जाइए, अपने नोट्स में जाइए, उसका उत्तर ढूंढिए और उत्तर आपसे बनने लगेगा तो आपका निश्चित रूप से आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरी बात एक और कहेंगे कि हम जब पाठ्यक्रम को एक एक करके साइड करते जाएंगे, अर्थात ये होगा कि हम जो पढ़ें उसे हम समेटते जाएं, ये हमसे बनने लगा, उसे साइड करते हैं, धीरे धीरे करके हम पाठ्यक्रम को कम करें। जो हमसे बन गया, जो तैयारी हो गई, वो पाठ्यक्रम मेरा कम हो गया, बचा वो पाठ्यक्रम वही है जो हमारी अभी तैयारी नहीं हो पाई है, तो पाठ्यक्रम मेरा धीरे धीरे करके खुद ही कम हो जाएगा और इस प्रकार हमारा आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसे एक बार आप जरूर इसको अपने अध्ययन के जीवन में आजमाएं। सर, एक आखिरी प्रश्न है कि एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी हमारे परीक्षार्थियों के लिए, मित्रों के लिए ये खास प्रश्न होता है कि हमें कौन सी बुक्स लेके पढ़नी चाहिए ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो सके। तो क्या आप कुछ बुक्स के नाम लेना चाहेंगे? बिल्कुल। अगर हम बुक्स की नाम बोलें तो किसी बुक पब्लिकेशन या राइटर पे हमें निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हर विषय की एक एक बुक तो होनी चाहिए निश्चित रूप से। साथ में कोचिंग से नोट होनी चाहिए। अगर हमसे जुड़ते हैं आप तो हम तो पूर्णतः सिस्टमेटिक रूप से क्लास नोट्स बनवाते हैं, तो वो हो ही जाएगा। और बुक बोलें तो कोई विशेष कंपनी या पब्लिकेशन पे निर्भर ना हो। आप दुकान पे जाइए, सभी बुकें सही हैं, बशर्ते ये हो कि बुक में आपको समझ उसकी भाषा आनी चाहिए। जब तक उसकी भाषा समझ नहीं आएगी तो पढ़ने का रुचि पैदा नहीं होता। बुक रुचिकर होनी चाहिए। आप अपने रुचि के आधार पर बुक का चयन कर सकते हैं। ये हम निश्चित कहेंगे कि बुक जरूर होनी चाहिए। अब जैसे बात करें हम, बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि किस पोर्शन को या किस विषय को, किस पार्ट को हम ज़्यादा फोकस करें ताकि हमारी सफलता और सुनिश्चित हो। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कि राज्यसभा परीक्षा देना है, जिसे मध्य प्रदेश विशेष, ये आपका सबसे बड़ा पोर्शन है। इसे आप एक बुक पर निर्भर ना हो। इसे कम से कम आपके पास 3 बुक होनी चाहिए। 3 किसी राइटर विशेष की बुक ले लें, एक किसी कोचिंग का नोट्स लें, 4 लें। अगर हमसे जुड़ते हैं तो हम अपना नोट्स बनवाएंगे, उस नोट्स को लें। इसके बाद सारे को अब मिक्स करके पढ़ें। ये जिस बिंदु पर पढ़ें उस पर ऐसा पढ़ें कि कोई बस छूट ना सके। इसके पीछे मेन वजह यह है कि
अब राज्य विशेष या मध्य प्रदेश विशेष का वेटेज या पोर्शन उसका अत्यधिक हो गया है, तो उसे हम बिल्कुल ही ऐसा ना करें कि मध्य प्रदेश से कोई प्रश्न छूट जाए हमारा। मध्य प्रदेश स्तर पे जो प्रश्न आते हैं बहुत छोटे छोटे प्रश्न होते हैं दोस्तों। परीक्षा हल के जब बाहर निकलेंगे आप तो आप देखेंगे कि ये तो बहुत छोटा प्रश्न था, इसका जवाब हमसे नहीं बना। तो उस समय पे ये मायने नहीं रखता कि अगर प्रश्न छोटा था या बड़ा, मायने ये रखता था कि बना कि नहीं। अगर बना था, अगर बन गया तो प्रश्न कितना ही बड़ा हो वो हमारे लिए छोटा ही है, अगर प्रश्न नहीं बना तो कितना ही छोटा हो वो हमारे लिए बड़ा ही है। क्योंकि हमें मतलब सिर्फ एक प्रश्न से होता है और एक नंबर से होता है। हमें एक प्रश्न बन गया, हमें नंबर मिल गया, अगर प्रश्न नहीं बना तो नंबर नहीं मिला। दोस्तों आगे कहेंगे कि मध्य प्रदेश विशेष आप विशेष ध्यान दें और यही आपको सफलता दिलाएगा। दूसरी बात करें कि एक नया पाठ्यक्रम जुड़ा हुआ है योजनाएं को देखें। पिछले परीक्षा में लगभग 9 से 10 प्रश्न आए थे। एक छोटा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। एक दिन में आप 4-5 योजना को पढ़ सकते हैं जो आपको जल्दी कर देगा। दूसरी बात, संविधान पढ़ें, अर्थव्यवस्था पढ़ें, भूगोल पढ़ें, ये तो विषय हैं। मध्य प्रदेश में एक कंप्यूटर जिसको हम आज नए परिपेक्ष में बोलते हैं और टेक्नोलॉजी, इससे भी प्रश्न आते हैं। ये भी बहुत छोटा विषय है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। और मैंने जो प्रश्न पूछे सर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को सर ने बताया कि कोई एक खास बुक नहीं होती, भले ही ऐसे बहुत सारे बुक्स, ऐसे बहुत सारे एड्स आप सभी को मिलते हैं जिससे लगता है कि हाँ ये बुक्स हम पढ़ें और हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पर खास बात ये है कि हमें सिलेबस देखना है जो कि MPPSC की वेबसाइट से जारी होते हैं, नोटिफिकेशंस में मिलते हैं और उनमें जो जो टॉपिक हैं हमें कई बुकों से उन्हें कलेक्ट करना होता है। तो सर आपको बहुत सारा धन्यवाद, आपने हमारे इन छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब दिया। तो मित्रों, जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि लक्ष्य एकेडमी बैढ़न की 7वीं वर्षगांठ 9 मार्च को आने वाली है। तो सर क्या आप MPPSC की तैयारी करने वाले हमारे मित्रों के लिए कोई खास योजना लेकर आए हैं? बिल्कुल, ये इतना बिल्कुल सही है। अच्छा हाँ, जैसा मैडम ने बताया कि 9 मार्च को इस जगह पे लक्ष्य एकेडमी की स्थापना का 7 वर्ष पूर्ण हो रहा है। तो उसके उपलक्ष्य में निसंदेह बहुत सारी योजनाएं आई हैं। उसके पहले हम कुछ और बताना चाहेंगे आप लोग को। दोस्तों जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो 60 नोट बनाना सीखें एक एक पेज में, क्योंकि परीक्षा के समय यही आपको अपने अध्ययन का वो रिवाइज करने का एक माध्यम बनता है जो कि बहुत कम समय में उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो वो जरूर बनाएं, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा परीक्षा के एक दिन पहले। परीक्षा के दिन पहले मानसिक दबाव बहुत तेज होता है और यदि कोई प्रश्न मन में आ रहा है, हमें उत्तर नहीं बन रहा है तो हम दबाव में पड़ जाते हैं। उसके लिए बुक ढूंढ पाना भी संभव नहीं हो पाता, किस बुक में हम कहाँ पढ़े थे उसको ढूंढें। उसके लिए सबसे बेहतर होता है कि हमारा 60 नोट तैयार हो, उससे हम अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि 7वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में योजनाओं के लिए, ऑफर के लिए दोस्तों निसंदेह आप हमारे साथ जुड़े। और ये जैसे कि हम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 7 मार्च के उपलक्ष्य में, स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिन तक, एक दिन पहले से एक दिन बाद तक, अर्थात 8 मार्च 8, 9, 10 3 दिन के लिए ऑफर आता है। जिस भी हमारे पाठ्यक्रम में लक्ष्य एकेडमी जो भी हम संचालित हैं, कोई भी विद्यार्थी एडमिशन लेता है उसे 50% फीस में छूट मिलता है, चाहे कोई भी हो। किसी भी कोर्स में एडमिशन ले, जो भी फीस होता है उसमें हम 3 दिन तक आधा फीस माफ करते हैं। ये हमारी हर वर्ष की योजना होती है, ये इस वर्ष भी योजना रहेगी, तो जरूर इसमें जुड़ें, हमसे जुड़ें। तो फ्रेंड्स, अगर आप MPPSC का फॉर्म भर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। 9 मार्च को लक्ष्य एकेडमी बैढ़न की 7वीं वर्षगांठ होगी और 8, 9 और 10 मार्च को अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो आपकी एक और परेशानी सर ने सॉल्व कर दी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर MPPSC के संबंध में आपके मन में कुछ और भी प्रश्न हो जिसे हम न समझ पाए हो और सर से ना पूछ पाए हो, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उसके उत्तर आपको जरूर मिलेंगे। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।